पश्चिम बंगाल में ना एक ऐसा टकराव देखने को मिल रहा है जहां कानून, राजनीति और सत्ता के बीच की लकीरें समझिए मिट सी गई हैं। ये कहानी सिर्फ एक छापे की नहीं है, बल्कि ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे पर ही कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। तारीख थी 8 जनवरी 2026, जगह कोलकाता। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, जो कि भारत की आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी है, उसने एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा। अब देखिए, जो एक रूटीन जांच लग रही थी ना, वो देखते ही देखते एक जबरदस्त राजनीतिक तूफान में तब्दील हो गई। ईडी का जो ऑफिशियल बयान आया वो बहुत ही ज्यादा सीरियस था। एजेंसी ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और उन्होंने स्टेट पुलिस की मदद से जांच से जुड़े बेहद जरूरी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जबरदस्ती हटवा दिए। मतलब ये जांच में सीधे सीधे दखल अंदाजी का आरोप था। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कहानी बिल्कुल अलग थी। उन्होंने पूरी तस्वीर ही पलट दी। उनका कहना था कि ये कोई जांच वांच नहीं थी, ये तो पॉलिटिकल जासूसी थी। उनका आरोप था कि ईडी उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन डेटा चुराकर बीजेपी को देने आई थी। तो देखिए, एक ही घटना के दो बिल्कुल अलग अलग वर्जन हमारे सामने हैं। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया में रुकावट डालने का आरोप है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक साजिश और डेटा चोरी का दावा। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले ईडी की कहानी से ही शुरू करते हैं। एजेंसी का क्या कहना है? मतलब ये छापा मारा तो मारा क्यों? एक दिलचस्प बात यह है कि ये मामला कोई अचानक से नहीं आया है। इसकी जड़ें 2020 के एक बड़े कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ी हुई हैं। पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, उसी के आधार पर ईडी ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और फिर सालों बाद इसी जांच के तार हवाला ट्रांजैक्शन यानी गैर कानूनी पैसों के लेन देन के जरिए आईपैक से जुड़ते हुए दिखे। तो ईडी के आरोप एकदम सीधे और साफ है। उनका कहना है कि भाई ये एक रेगुलर जांच थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद आकर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके हमारी जांच में रुकावट डाली और सबूतों को हटवा दिया, जो कि पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत एक गंभीर अपराध है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, एक ऐसा वर्जन जो इस पूरी घटना को एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक नजरिए से देखता है। यहाँ पर दोनों पक्षों का टकराव एकदम साफ नजर आता है। ईडी जिसे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कह रही है, टीएमसी उसे अपनी चुनावी रणनीति के दिमाग पर हमला बता रही है। मतलब एक के लिए जो सबूत है वो दूसरे के लिए पार्टी की बेशकीमती बौद्धिक संपदा है। और इस पूरे ड्रामे के सेंटर में थी एक हरी फाइल। टीएमसी का दावा है कि इस फाइल में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी, उम्मीदवारों की लिस्ट के ड्राफ्ट थे और इंटरनल सर्वे थे। उनका आरोप है कि ईडी का असली निशाना यही फाइल थी, जिसे हासिल करने का मतलब था विपक्ष की पूरी रणनीति को चुनाव से पहले ही जान लेना। इस पूरी घटना को समझाने के लिए टीएमसी एक खास शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, एक राजतंत्र। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ अपराध की जांच के लिए नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक विरोधियों को चुनाव लड़ने से रोकने, उन्हें खत्म करने के लिए करती है। टीएमसी का सीधा आरोप है कि बंगाल में ठीक यही हो रहा है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कैसे इस एक छापे को एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। टीएमसी का आरोप है कि ये एक पिंसर मूवमेंट है, मतलब एक दो तरफा हमला। एक तरफ ईडी के छापे मारकर पार्टी की स्ट्रैटेजी बनाने की ताकत को खत्म किया जा रहा है और दूसरी तरफ वोटर लिस्ट में बदलाव करके उनके वोटर बेस को ही कम किया जा रहा है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। ममता बनर्जी का आरोप है कि तार्किक विसंगतियों के नाम पर पश्चिम बंगाल में 54 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और उनका दावा है कि इनमें से ज्यादातर लोग गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। और ये जो टकराव है, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहा है। इसकी गूंज अब पूरे देश की राजनीति में सुनाई दे रही है और दूसरे विपक्षी दल इसे अपने वजूद पर खतरे की तरह देख रहे हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे कई बड़े विपक्षी नेताओं ने ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया है। सबको एक ही डर सता रहा है कि जो आज बंगाल में हो रहा है वो कल उनके राज्यों में भी हो सकता है।
तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये मामला सिर्फ एक राज्य या एक छापे से कहीं ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र और राज्यों के बीच के पावर बैलेंस के भविष्य पर ही सवालिया निशान लगाता है। ये घटना कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल खड़े करती है। क्या अब पॉलिटिकल कंसल्टेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग माना जाएगा? क्या सेंट्रल एजेंसियां चुनाव जीतने का एक हथियार बन गई हैं? क्या ये केंद्र और राज्य के रिश्तों के टूटने का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए ये एक अस्तित्व का संकेत है? और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब केंद्र और राज्य की ताकतें इस तरह आमने सामने हों, तो ये कौन तय करेगा कि कौन सी कार्रवाई एक कानूनी जांच है और कौन सी एक राजनीतिक हमला? इस लाइन का धुंधला हो जाना ही शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संकट है।